बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाजरीन, दुआ गो हैं कि आज का दिन आपका इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम की हालत को बदलने के लिए कशकोल को तोड़ना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मईशत समेत तमाम शोबों को नुकसान पहुँचाया। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, आपका शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साही साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िया साहब, कैसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये स्टेटमेंट कि कशकोल को तोड़ना पड़ेगा, और ये बात एक हकीकत भी है कि कब तक कर्जों से मुल्क चलेगा? उमर, एक मैकलन का एक नावल था, मुझे आपके सवाल से याद आया कि आई स्टेशन ज़ेब्रा, जिसका उर्दू में स्टेशन ज़ेब्रा, जिसका उर्दू में कुछ तर्जुमा इस तरह किया गया कि मुश्किलात में घिरी सरजमीन। तो डॉक्टर हुमा बकाई साहब का एक कॉलम में पढ़ रहा था, तो वो बता रही थी कि ये अब ऐसे ही है जैसे मुश्किलात में घिरा पाकिस्तान। सही। तो वो उस नावल से तशबीह दे रही थी कि पाकिस्तान को कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे कि जिससे पाकिस्तान सही मानों में आगे निकले। जहाँ तक आपने जो पूछा कि कशकोल तोड़ना पड़ेगा, जो पीएम का है, इस सिलसिले में उन्होंने, जैसे अखबारात भी रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी जो जोन एक तश्कील दिया है ताकि जो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं और जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो, उनको जो मसाइल हैं वो ख़त्म किए जाएँ। अब बड़ी मुश्किल से, जैसे कि तमाम अखबारात और आलमी जरायद ने भी ये रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से IMF का जो है वो कर्जा मिला। हो सकता है कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा मुश्किलात पेश आएँ। तो इसलिए जो पीएम ये चाह रहे हैं कि वाकई कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे बार बार पाकिस्तान जो है वो कर्ज लेने की तरफ ना जाए, IMF की तरफ ना जाए। कुछ ऐसे इकदाम कर लिए जाएं ताकि पाकिस्तान हकीकी तौर पर मसाइल से निकले। सही। बुलंद जो अफरात ज़र है, महंगाई की शरह है, इनसे निकले, मईशत बेहतरी की तरफ जाए। और उसमें डॉक्टर मलिया लोधी साहबा का मैं एक तजिया सुन रहा था, वो ये फरमा रही थी कि पाकिस्तान को अगर मसाइल से निकालना है, कशकोल तोड़ना है और सही मानों में बेहतरी करनी है, तो बहुत सारे तवील मुद्दती इक़दाम करने होंगे। लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी, जिसमें उनका कहना था कि जो तालीम है ये सबसे अहम रोल प्ले कर सकती है। क्योंकि आप देखें, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो अफरादी कुव्वत है वो खलीजी ममालिक में है, यूरोप में है, अमेरिका में है। उनका कहना था कि ये वो ऐसी अफरादी कुव्वत, अगर उनको एक अच्छा रोज़गार पाकिस्तान में दिया जाए तो वो यहीं पे बैठ के पाकिस्तान के लिए खिदमत करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। सही। मैं वो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी पिछले दिनों ग्रोथ पॉलिसी के हवाले से थी कि पाकिस्तान में अभी भी 2 करोड़ से ज़ायद जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सही। अगर उन्हें भी एक अच्छी तालीम दी जाए, आप देखें दुनिया में जितने भी ममालिक ने तरक्की की है वो तालीम की बुनियाद पर की है। ठीक। जब तक तालीम अच्छी नहीं होगी, अच्छे हमारे पास जो है वो हर शोबे में लोग नहीं आएंगे, तो हम जो है अपने पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकेंगे। और सबसे जो अहम बात है, इसमें सियासतदान अहम रोल प्ले करेंगे कि तमाम सियासी जमातें, खा मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, ये छोटी जमातें, सब अब पाकिस्तान के लिए मिल बैठेंगी। सही। यही बात तमाम जो है पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार, वो ये बातें करें कि सब लोग जो हैं अब अपनी अना को एक तरफ कर दें। अब सबसे पहले पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट ये है कि हमने अपनी सियासत को जो है वो मुल्क की खातिर कुर्बान किया, मुश्किल फैसले किए। बिल्कुल, इन्होंने फैसले किए हैं। यही वजह है कि अभी जैसे रिसेंटली आप देख लें कि जो ये रिपोर्ट हर जगह हो रहा है कि पाकिस्तान अभी जो इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सारी जमातें हैं वो हालिया जो बिजली के टैरिफ में इजाफा हुआ उसके वो खिलाफ थी, क्योंकि उन्हें पता कि अभी बहुत ही कम वक्त रह गया इलेक्शन में जाने का, हुकूमत की मुद्दत जो है वो अगले माह पूरी हो जाएगी, तो उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह दी, क्योंकि IMF के साथ उनकी कुछ शराइत ऐसी थी कि वो मरहला वार जो है वो जो भी उनके नुकात हैं वो उनको मानेंगे, और यही वजह है कि उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान की। सही। और पाकिस्तान को तरजीह दी। अगर ये ना होता, जो IMF जैसे पहले एक खफा हो गया था पाकिस्तान से कि माजी की हुकूमत ने कुछ ऐसे मुआहदे किए थे लेकिन बाद में वो पूरे ना किया, पेट्रोल की कीमत उस वक्त वो रखी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनसे वो पीछे हट गए। यही वजह थी कि IMF ने इस मरतबा भी मिलने से, जब अपना प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान को देने से पहले। आप बिल्कुल, आप एक सहाफ़ी भी, सीनियर सहाफ़ी और
आप बड़े अच्छे तरीके से ऑन फील्ड जाके कवर भी करते हैं। आप एजुकेशन की बात करें तो अभी दानिश स्कूल के हवाले से अगर हम जिक्र करें तो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था, क्योंकि आपने वो कवर भी किया, हम सब जो जितने भी लोग चारों बैठे हैं यहाँ पर उसको कवर करते रहे, कि अब उसके समरात मिलना शुरू हो गए। वही मोहसिन अली जो तंदूर पे रोटियां लगाते थे, वो ग्रेजुएट होकर मास्टर्स करके अभी कॉलेज में लेक्चर आ रहे हैं। इसी तरीके से उनके जो बच्चे थे, जो तालीम हासिल करना उनके लिए ख्वाब था, अब वो एक रोल मॉडल बन गए और वो प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था। देखिए उमर, जो ये तालीमी जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि ये एक रोल मॉडल है, जहाँ से जो गरीब का बच्चा है, सिर्फ गरीब का बच्चा स्कूल में जाएगा और उसको वो तालीम मिलेगी जो पाकिस्तान के आला और महंगे तालीमी इदारों में सबसे महंगे। अब जैसे आपने एक बच्चे का कहा, हमने खुद रिपोर्ट किया एज ए रिपोर्टर, तंदूर वाले का था वहाँ पे, इवन कोबलर मोची का बच्चा था, फेरी वाले के बच्चे थे, और सबके सब ने वो तालीम हासिल की जो कि एचिसन या बाकी जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल है उनको मिलती है। यही वजह कि वहाँ से जो बच्चे अभी जो है बहुत अच्छी फील्ड्स में कुछ डॉक्टर्स बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं, इसी तरह जो इंजीनियर थे। ये मनसूबा तो शहबाज शरीफ साहब ने तब शुरू किया था जब वो वज़ीर आला थे, लेकिन अभी उनका यानी कि उन्होंने एक पौधा लगाया जो अब आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त बनता जा रहा है, वो उसके जो फल है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो रोल मॉडल वाली मैं बात कर रहा था कि फर्ज करें अगर एक मुजफ्फरगढ़ लिया या इवन पाकिस्तान के किसी एक गाँव का कोई बच्चा वहां पे दाखिला ले लेता है, तो उस पूरे इलाके के लोगों को एक रोल मॉडल नजर आता है कि यार हमारा बच्चा भी जिले की बिल्कुल बात करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। उनकी फिर कोशिश होती है कि जैसे वो बच्चा खुद एतमादी से बात करता है, उर्दू में, अंग्रेजी में, कच्चे लबो लहजे के साथ बात करता है, और जिस तरह से वो अपने वालिदैन की खिदमत करता है, तो उन्हें लगता है कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर हकीकतन मुल्क की खिदमत करेगा। क्योंकि और ऐसे ही तालीमी निज़ाम की जरूरत है। एक दानिश स्कूल बनाया गया, एक तो होना तो ये चाहिए, जो तालीमी माहिरीन भी समझते हैं कि पाकिस्तान के हर स्कूल को, खा वो निजी हो सरकारी हो, वो दानिश स्कूल की तरह से उसी तरह से चलना चाहिए। वहीं पे उनका एक तरबियत हो, यानी कि तालीम तो हम उन्हें दे ही रहे हैं, साथ साथ जब तक उनकी तरबियत नहीं होगी तो वो बच्चे आगे नहीं निकलेंगे। अभी हम जब मिलते हैं, एक स्टूडेंट को पिछले दिनों मिला पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो मैथ्स कॉम में पढ़ रहा है, तो वो उसने मुझे, मैं उसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा मैं मुतासिर हुआ। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से पढ़े? उसने कहा कि जी मेरे वालिद गरीब आदमी थे, फेरी वाले थे, मैं लिया का रहने वाला हूँ और मैं दानिश स्कूल से पढ़ा। उस बच्चे की अंग्रेजी में गुफ्तगू ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने कहा कि आपको यहाँ दाखिला कैसे हुआ? कहता मेरा पढ़ने का शौक था, मैंने अपने वालिद को कहा तो मेरी किस्मत अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। शहबाज साहब ने उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, तो बिल्कुल ये तब का मंसूबा था। तो वो इस तरह के, फिर वो बच्चा बताता है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उसके अपने जो क्लास फेलोज थे, हमजोली थे, वो अभी कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई डॉक्टर की तालीम हासिल कर रहे हैं। इवन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अच्छे पाकिस्तान के बड़े जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इवन जैसे लम्स है, नस्ट है या फास्ट है, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और वो सब के सब एक ख्वाब लिए हुए हैं। और सब के सब एक रोल मॉडल हर किसी के लिए बने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब हम खालिद साहब इस हवाले से बात करते हैं कि दानिश स्कूल को हम जब बात करते हैं कि एक रोल मॉडल बन गए वहाँ के बच्चे, क्योंकि 2010 के बाद जो है वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जब शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब थे, अब वो बच्चे जो हैं वो अपने जो है वो कैरियर में आ गए, कोई फौज में चले गए, कोई एजुकेशन सेक्टर में आ गए, हर जगह जाके एक के बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो 26 लाख रुपए उसकी सैलरी है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लेने की ज़रूरत है, जिस तरह ज़ियाद भी कह रहे थे भी कि एजुकेशन के ज़रिए जो है वो इनकलाब आएगा। देखिए, बदकिस्मती से माजी में पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमने देखा कि जो हेल्थ और एजुकेशन का जो बजट था वो उसको जो है उसको नज़रअंदाज किया गया, और इस शोबे के अंदर उस तरह एलोकेशंस जो है वो बजट में नहीं की गई जिस तरह की जानी चाहिए थी। लेकिन जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त हमने देखा कि इन दो शोबाजात हेल्थ और एजुकेशन जिनको नज़रअंदाज किया गया था माजी में, इनके लिए बजट के अंदर, और जो सालाना तरक्याती बजट था पंजाब का, जो डेवलपमेंट का बजट था, उसके अंदर इनकी एलोकेशन जो है उनको बढ़ा दिया गया। खालिद साहब, जब हम कशकोल तोड़ने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और प्लानिंग में जहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर फिर तालीम भी बड़ी अहम होती है। और देखिए कि उसमें जो दानिश स्कूल सिस्टम है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ एजुकेशन सेक्टर के अंदर शहबाज शरीफ साहब का ये मंसूबा था, और ये ख़ास तौर पर जो पंजाब के पसमानदा अजला थे, जिनमें ज़्यादातर साउथ पंजाब के जो अजला थे, जिनको माजी में नज़रअंदाज किया गया, उन अजला के अंदर, उन इलाकों के अंदर दानिश स्कूल बनाए गए, ताकि उन इलाकों के जो तलबा और तालबात हैं, होनहार तलबा और तालबात हैं, उनको बराबरी के
जो मौके हैं वो दस्तयाब हों। और फिर हमने देखा कि ये जो दानिश स्कूल थे, इनके जो नताइज थे वो बाकी स्कूलों से भी बेहतर जो है वो आना शुरू हो गए। और इसी तरह जो है इसके साथ साथ आपने देखा कि ये जो पंजाब के अंदर ही 2011 में जो है वो लैपटॉप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ये प्रोग्राम पंजाब में शुरू किया गया। और इसके साथ जिन बच्चों को लैपटॉप दिए गए पंजाब के अंदर, उनके 2008 से 2013 और फिर 2013 से 2018 तक के जो दोनों इदवार थे, इनमें लैपटॉप के साथ साथ फिर उन बच्चों को सॉफ्टवेयर भी जो है वो मुफ्त जो है वो मुहैया किए गए। और अब इस वक्त जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है तो जो यूथ लोन प्रोग्राम है, यूथ प्रोग्राम है वफाकी हुकूमत का, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, उसमें 10 अरब रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं वफाक की सतह पर जो हैं वो लैपटॉप्स की तकसीम के लिए। बिल्कुल ये अच्छे बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। अब मईशत की बहाली के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि कशकोल अगर तोड़ना है तो उसके लिए प्लान की ज़रूरत होता है। आप बखूबी जानते हैं और आपका एक अपना अच्छा तज्जिया भी रहा है इस पर, किस तरीके से जो प्लान बना है कि हमने मईशत को बहाल करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर, और किस तरीके से पॉसिबल है? देखिए कि पिछले 14 माह से जब से शहबाज शरीफ साहब मखलूत हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि उन्होंने अमलन कशकोल तोड़ने के लिए इकदाम किए हैं। जबकि माजी में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, चेयरमैन PTI थे, जो कशकोल तोड़ने का नारा लगाकर इक़्तिदार में आए थे, इलेक्शन में आए थे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे, उन्होंने कशकोल तोड़ने की बजाय बदकिस्मती से पाकिस्तान पर जो कर्जा जात थे उनका बोझ बढ़ा दिया। और देखिए कि वो कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, IMF के पास जाने से बेहतर होगा कि मैं खुदकशी कर लूं। और फिर हमने देखा और अदादोशुमार जो हैं वो सबके सामने है कि 52 बिलियन डॉलर जो कर्जा है वो PTI के 4 साल दौरे हुकूमत में हासिल किया गया। और इससे जो है जो बात ज़िया भाई जो बात कर रहे थे कि बिजली की कीमतें जो हैं उनमें जो IMF के साथ मुआहदे के तहत जो इजाफा करना पड़ रहा है, मैं आपको बताऊं कि उसकी भी जो जिम्मेदार है वो साबिक हुकूमत इसलिए है कि PTI की हुकूमत 2500 अरब रुपए का तवानाई के शोबे के अंदर जो है वो सर्कुलर डेट छोड़ कर गई है। और इसी तरह गैस के शोबे के अंदर, गैस सेक्टर के अंदर 1500 अरब रुपए का जो है वो सर्कुलर डेट जो है वो छोड़ कर गई है। और IMF की अब ये डिमांड है कि ये जो गैस सेक्टर के अंदर और बिजली के शोबे के अंदर, तवानाई के सेक्टर के अंदर जो सर्कुलर डेट है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसको ख़त्म करने के लिए जो टैरिफ है उस पर रेट को जो है वो बढ़ाया जाए। और दरअसल ये जो साबिक हुकूमत की जो इक्तसादी पॉलिसियाँ थी उनका नतीजा है कि जिसका खमियाजा इस वक्त जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। अली साहब क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस स्टेटमेंट को, आप किस तरीके से देख रहे हैं? उमर भाई, मैं अपने दोनों सीनियर्स की बात को कैरी करूंगा। और जिस तरह वो कह रहे थे कि 2 तरह के कल्चर दिए गए हैं पिछले 5 साल में। एक तो कल्चर ये है कि दानिश स्कूल जो थे उनके लोग सामने आ रहे हैं, वो बच्चे जो हैं वो आपके सामने डेली जो फंक्शंस होते हैं उसमें नज़र आ रहे हैं। दूसरा लैपटॉप दिए गए। और दूसरा कल्चर ये दिया गया कि आपने सड़कों को ब्लॉक करना है, आपने अपने बड़ों के साथ बदतमीजी करनी है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह के कल्चर दिए गए हैं। और जिस तरह चोई साहब कह रहे थे कि अनाउंसमेंट की गई थी कि IMF के सामने नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, तो वो खुदकुशी तो नहीं उन्होंने की, सियासी खुदकुशी ज़रूर उन्होंने कर लिया। अपना कैरियर उन्होंने खुद ख़राब कर लिया है। उन्होंने मुल्की जो हालात थे उन पर बिल्कुल फोकस नहीं किया, उन्होंने अपनी सियासत पे फोकस किया। और बिल्कुल एक वो जिस तरह कलअदम तंजीम का सरबराह होता है कि जो कुछ भी है हूँ मैं ही हूँ,
उसी तरह वो चीज़ों को लेके चलते गए। ना उन्होंने किसी सियासी जमात को साथ बिठाया, ना उन्होंने अपने ही आप कह लोगों सकते हैं कि तालिबान की तर्ज पर अपने कारकुनों की तरबियत की तरबियत और की। उसी तरह उन्होंने तो हमले क्योंकि हुए। ज़िया साहब और ये तो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि अली साई साहब तो ज़मान पाक के बाहर रिपोर्टिंग करते रहे, शेल भी खाते रहे। हाँ, इन्होंने किया है। तो वो जो आप एक इम्पोर्टेंट बात आपने जो अभी शुरू में की वो ये थी कि एक जो बदतमीजी का कल्चर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दिया। दिया, बिल्कुल दिया। और हमने वो देखा कि पिछले 5 साल से ये जहाँ भी खड़े हों, हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हमने कभी इस तरह का रवैया जो है वो सियासी लोगों का नहीं देखा। इवन हमारे साथ भी अगर इनकी मर्जी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है। कई जगहों पे आप वाकयात रिपोर्ट हुए कि एंकर्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी की गई, कैमरे तोड़ दिए, खवातीन सहाफियों तक के साथ खवातीन बदतमीजी सहाफियों की को गई। पानी की बोतलें मारी गई। हमारे खुद के साथ यही तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इवन जब ये जमान पाक का जो पहला जिस दिन वो ऑपरेशन कर रही थी पुलिस, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मुझे उन्होंने रोक लिया। मैंने कहा मैं तो आपका ही वर्कर हूँ, इसलिए मेरी जान ज़िया साहब और मैं, क्योंकि हम वहीं पर थे, ज़ाहिर से ही कह रहे हैं। तो ये कशकोल तोड़ना तो बड़ी दूर की बात, इन्होंने कशकोल पक्का पाकिस्तान की जो आने वाली गवर्नमेंट होगी उसके हाथ में पकड़ा दिया है कि जब तक आप PTI IMF के पास नहीं जाएंगे तब तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे। आपका मुल्क जो था वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, और जो PTI की पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि कहाँ किसी जगह से हम इमदाद ले रहे हैं, किसी जगह से हम कर्ज मांग रहे हैं, ताकि इस मुल्क को स्टेबल रखें और इस मुल्क को हम अच्छे तरीके से लेके चल सकें। जिस तरह की मौजूदा हुकूमत को चैलेंजेस थे, अगर वो IMF की जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में, आपको पता है इलेक्शन के दिन है और ये तकरीबन 15-20 दिन के बाद ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। सही। जो पिछली गवर्नमेंट थी जब उसको इस बात का इल्म था तो आपको पता है कि तब इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी, बजाय इस बात के कि जब एग्रीमेंट भी इन्होंने किया हुआ था। एग्रीमेंट के मुताबिक इजाफा करना था। तो अब अगर ये वाली गवर्नमेंट भी वही स्टंट खेलती और अपनी सियासी तौर पर तो बल्ले बल्ले करवा ये बड़ा लेती, इंपॉर्टेंट लेकिन मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता। IMF अगला जो एग्रीमेंट है हो सकता है वो बहुत मुश्किल हालात में और सख्त शराइत पे पाकिस्तान के साथ करता। तो बजाय इस बात के कि आप इस चीज़ को देखें कि मेरा सियासी कैरियर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, आपकी इनफरादी सोच नहीं होनी चाहिए, इज्तिमाई सोच होनी चाहिए और ख़ुसूसन मुल्क के लिए होनी चाहिए। सही। आप मुल्क के मामलात को ख़राब करते हैं, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे आगे पीछे शशके हों, आगे पीछे गाड़ियाँ हों, मैं जो मुंह से निकालूं वो सुना जाए और हर जगह पे उसकी बल्ले बल्ले हो। आपका कोई ऐसा, मुझे तो ये नज़र नहीं आया। आपने कहा था हेल्थ को प्रमोट करेंगे, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, कोई एक मंसूबा बता दें जो लोगों के लिए सूदमंद साबित हो। आपने कहा कि सेहत कार्ड, और आज सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपका इलाज नहीं हो रहा। मैं कल भी इस शहर के सेहत कार्ड तो वैसे भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसमें का जो प्रोजेक्ट मैं है। यही कह रहा हूँ कि वो सबसे पहले कोयटा में मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था, लेकिन बात करने की ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमने इस पे बड़ा काम किया है और ये हमारा बहुत बड़ा मंसूबा है जिससे पब्लिक को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, और उस पर आपने चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा। सही। उसमें अरबों रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। सही। और निगरान सेटअप को ये इंतहाई सख्त फैसला लेना पड़ा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक एंड बैलेंस सख्त किया, तो अब वो आपका उस कार्ड पे इलाज मुआवजा ही नहीं कर रहे। एक अस्पताल का 93 करोड़ रुपए माहाना बिल बन गया। किसका? एक अस्पताल का। तो जब इस तरह के मामलात होंगे, आपने इसका मतलब है कि आपने लोगों को फैसिलिटेट किया है, आपको पता ही नहीं। आपकी ईमानदारी को हमने क्या करना जब आपकी सारी टीम जो है वो करप्शन ईमानदार साहब, मैं एक बात आप मुझे बताएं, खुद साख्ता करप्शन की ईमानदार कहानियां सर, खुद मंजर-ए-आम पर आ चुकी खुद हैं। साख्ता ईमानदार थे ना, वो कहते मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं मुझे कोई है ही नहीं। वो तो सब कुछ कहते सब मैं ही जानता हूँ, मगर वो तो अब चीजें जो देखे ना वो सारी निकल रही हैं, तो वो उसमें इनको ये पेशियां भी भुगतनी पड़ रही हैं और इसका जवाबदेह होना चाहिए। साहब निगरान हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे पंजाब ये के जो इस हवाले ये तो से? वज़ीर आज़म साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि मोहसिन स्पीड एक नई स्पीड मुतारफ़ हुई है। तो मोहसिन नकवी साहब जिस तरह काम कर रहे हैं, और आपने देखा है कि किसी जगह पे सैलाब की कंडीशंस, अगर पानी ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे भी पहुँच रहे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ लाहौर पे फोकस कर रहे हैं, नहीं, उनका फोकस पूरा पंजाब है, पूरा जनूबी पंजाब है। सारा। और डेली किसी मोहसिन साहब वैसे भी बड़े जबरदस्त इंसान विजिट हैं कर और रहे होते हैं। और आपने देखा तरक्याती जो पिछली गवर्नमेंट के मंसूबे थे और रुके पड़े थे वो उन्होंने मुकम्मल करवाए हैं। आप हॉस्पिटल्स के हालात देख लें, डेली वो विजिट कर रहे हैं, और ये इसी जो गवर्नमेंट है इसका तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा पंजाब में गुजरा है। तो इसमें जो हॉस्पिटल्स की हालात हैं वो आपने देख लिए हैं। हालांकि डॉक्टर मरियम और आपने कल यास्मीन देखा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन साहब किस तरीके से खुद बैठे और एक एक चीज की सेहत के एक-एक हवाले से चीज़ इंक्वायरी देखते कर हैं, रहे और फिर थे। नजर आ रहा था कि उनको और फिक्र मंद है। वो दौरे उस तरह के नहीं करते, हंगामी नहीं, दौरे, वो तो और बस सादा उस तरह के दौरे नहीं देखा करते। कि शदीद बारिशें हुई लाहौर में,
और पानी आपको जो है वो उस तरह खड़ा नजर नहीं रहा वो नजर आया। भी चंद मौसम घंटों तक बाद जो है वो पानी हर जगह और बारिशें भी देखें जितनी हुई, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे थे साहिब हम साहब, रिपोर्टिंग इस कर दफा रहे क्या थे, हालात उनके हैं? साथ ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। और जितनी बारिशें ये पिछली 2-3 हफ्तों में हुई हैं, ये आप यकीन करें कि वासा की जानब से जो जारी किया गया, उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल में इस तरह की बारिशें नहीं हुई। और हमने बिल्कुल रिपोर्ट किया कि पानी खड़ा हुआ है। इस बात का सीएम साहब ने माइंड नहीं किया, लेकिन ये है हम सीएम साहब एक बड़े पॉजिटिव इंसान उन्हीं के हैं और चैनल वो- के रिपोर्टर हैं। और वो खुद हमने रिपोर्ट- पूरा बुलेटिन किया कि ये देखें जी फलां जगह भी पानी इकट्ठा हो गया, फलां जगह पे लेकिन भी सीएम इकट्ठा साहब फील्ड में भी तो थे, ये तो भी तो उनका ये उनकी कहना था quality कि था। ये चूंकि पहली बारिश है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए वासा ने जो इंतजामात किए थे उनकी तवक्को से ज़्यादा जो बारिश हुई है। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि इनको चंद घंटों में इस तमाम पानी को निकाल दिया जाए और निकासी आब का सिस्टम बेहतर बनाया जाए। और अगली बारिश में जब हुई तो मैं, चूँकि मेरे घर के बिल्कुल करीब है गवर्नर हाउस, पहले दिन तो माल रोड पे भी पानी खड़ा था, सर्विस लेन में भी खड़ा था। लेकिन अगले ही जब 1-2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसमें वहाँ पे पानी मौजूद नहीं था, वासा के लोग भी मौजूद थे, उन्होंने ड्रेन सिस्टम भी बेहतर बनाया हुआ था। क्योंकि जब सीएम साहब खुद वहाँ पे मौजूद हों तो फिर तो जिया साहब, साहिब जिस तरह साहब की मोहसिन बात साहब को तो हम सब बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, मेहनती और दर्द दिल रखने वाले इंसान। साहिब साहब की बात से एक बात याद आ गई कि मैं सुहेल वड़ाई साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, तो उनके साथ मुलाकात थी, उन्होंने अपने घर चाय पे बुलाया हुआ था। तो वो एक दिन कबल सीएम साहब के साथ, मोहसिन साहब के साथ गए हुए थे अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, एक दिन जियो के साथ और वो डीजी खां और राजनपुर के इलाके में। मैंने कहा जी कल आप बड़ा, कहते यार मैं मोहसिन ने थका दिया मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार इतना एक्टिव था साहिब कि साहब सारा और दिन, मुस्कुरा रहे कि हमें तो उनके बारे में मालूम। कहते सारा दिन वहाँ राजनपुर, कभी इस जगह कभी उस जगह। कहते रात को मुल्तान आ गए, रात को तकरीबन 10 बजे मुल्तान पहुंचे। तो मैं कहा चलो यार अब सुकून हो गया। कहते मुल्तान से फिर लाहौर आए तो रात को इन्होंने 12 बजे लाहौर की 2 जगह के दौरे रख लिए। तो कहते मैं था कि यार ये किस तरह से इतना ये अल्लाह ताला का उन पे कोई खास ब्लेसिंग है। उन पर खास ज़िया भाई कि वो सुबह जिस एनर्जी लेवल से निकलते हैं, हमने देखा रात रात को 12 बजे तक, फर्ज हमें 12-1 बजे तक भी देखें तो बिल्कुल उसी एनर्जी लेवल से हम थके हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं। उनकी स्पीड बिल्कुल वही होती है। माशाल्लाह वो देखिए हमने वॉइस ऑफ अमेरिका में इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की हुई, तो वो कह रहे हैं कि यार मैं चूंकि इतना मसरूफ शेड्यूल है तो मैं किसी तरह का आपको 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको अकोमोडेट करता हूँ। बिल्कुल। उमर जो बात आप पहले कर रहे थे ना, उसमें मुझे एक बात याद आई। कशकोल तोड़ने के लिए 2-3 काम बड़े अहम हैं। एक तो आपको अपने अखराजात घटाना होंगे सही। और इस्लाहात लाना होंगे। मैं 2-3 सियासतदानों की मिसाल देता हूँ। अखराजात घटते हैं जब आप सादगी इख्तियार करते हैं। सही। शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर पीएम थे, तो वो जितना अरसा पीएम रहे उन्होंने तनख्वाह नहीं ली, मराद नहीं लिए, वो सादगी से चलते थे। इसी तरह मौजूदा सेटअप में एहसन इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि यार चूंकि मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरी जो गाड़ी है वो 4800 से 1300 सीसी पे लाई जाए। इस तरह पीटीआई में भी यकीनन होंगे, पीपल्स पार्टी में भी थे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज साहब की भी मिसाल मौजूद है, वो उन्होंने भी कहा कि किसी किस्म के अखराजात में हम नहीं तो मेरा कहने का मकसद ये कि तमाम इदारों को बहैसियत मजमूई जो है अपना अपना हिस्सा डालना होगा, तब जाके हम अपने जो सादगी की पॉलिसी है, जो शाही अखराजात हैं, वो ख़त्म करेंगे। इस्लाहात के बारे में जैसे शहबाज शरीफ साहब खुद बड़े मुतहर्रिक हैं, कुछ इस्लाहात उन्होंने की भी हैं, जैसे टैक्स सिस्टम में को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान का जो खसारा है, मालियाती खसारा, उसको बेहतर कम करने के लिए, इसी तरह जो शरह सूद है उसको बेहतर करने के लिए जो इस्लाहात है। लेकिन अभी भी बहुत सारी इस्लाहात है। जैसे कल वो खुद ही बता रहे थे पीएम साहब कि 450 अरब रुपए का बिजली की मद में नुकसान होता है, जो तरसीलात का और जो बिजली चोरी वाला है। तो ये सारी वो इस्लाहात होनी है, तब जाके पाकिस्तान की जो कशकोल वो हकीकी मानों में टूटेगा। हर महकमा, हर शोबा अपना अपना उसमें हिस्सा डालेगा, अखराजात घटाएगा। जी बिल्कुल। खालिद करीम साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, जो पहले यहाँ निगरान, पंजाब की निगरान हुकूमत के मुतहरक होने के बारे में बात हो रही थी, तो उस हवाले से एक बात ये भी है कि ये पूरी जो वज़ीर आला समेत जो निगरान हुकूमत है, निगरान वज़रा हैं, अब वो तमाम जो हैं वो कोई भी उनमें से अब तनख्वाहें वसूल नहीं कर रहा। और इसके बड़ी अच्छी एग्जांपल, ये बिल्कुल ना ही सरकारी रिहाइशगाहें वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ना सरकारी वसाइल सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, ना प्रोटोकॉल ले रहे हैं। और इसके साथ खाना जो है वो खाना और चाय और बिस्किट तक सब कुछ जो है उनके घर से आता है। ये थक जाते होंगे फिर तो आप सारा दिन काम भी कर रहे हो। ये उमर भाई को पता है, उमर भाई हमारे लिए एक रोल मॉडल है। ये हम बड़े खुश हैं कि वो निगरान वज़ीर आला है और वो अपने काम में मसरूफ है। अच्छा, इससे पहले जो वज़ीर आला पंजाब थे हमजा शहबाज, वो भी तनख्वाह और वो भी नहीं लेते थे, शहबाज साहब भी नहीं नहीं करते थे। कफायत शुमारी के हवाले से जब भी हम बात करते हैं, अली साहब क्या कहेंगे? मैं तो आपको यही मशवरा देना चाह रहा हूँ कि ये जो
जिस तरह निगरान गवर्नमेंट काम कर रही है, ये सियासी गवर्नमेंट का काम है। सियासी गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि आप कितने वोटर्स के वोट लेके आए हैं, उनकी उमंगों पे पूरा उतरना है। आपने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उसको बेहतर तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाएँ। आप ये नहीं कि प्रोजेक्ट शुरू कर लें और फिर आप भूल जाते हैं, फिर आप लोगों के मसाइल को नहीं देखते। मोहसिन स्पीड के साथ अब हमें काम करना पड़ेगा। आपको जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आपके प्रोजेक्ट्स पे जो लागत होगी वो भी बढ़ती जाएगी, लोगों के मसाइल भी बढ़ते जाएंगे और शहरियों को मसले होंगे। तो इस चीज़ को फोकस रखें। जितने भी सियासी लोग हैं वो बजाय इस बात के कि नंबर गेम करें, इस मुल्क का बेहतर सोचें, इस मुल्क की हालत बेहतर बनाने के लिए अच्छे मंसूबे लेके आएँ और शहरियों की जो आपसे तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश। उमर साहब, इसमें मोहसिन स्पीड के साथ शहबाज स्पीड जो है, शहबाज दोनों स्पीड के और साथ ही जो है मुल्क आगे बढ़ सकता है। दुरुस्त बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, आपका अपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब, आपका अपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो है वो काम कर रहे हैं, जिसकी प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज साहब ने भी तारीफ़ की है, उसी जज्बे और लगन के साथ जो है वो काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बच्चों में जो डायरिया समेत मुख्तलिफ जो आजकल अमराज फैल रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हसन सुलेमान मौजूद होंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का। शास्त हुसैन बादशाह असद हुसैन दीन असद हुसैन की पनाह असद हुसैन सरदाद अदा दस्त दर दस्त यजीद इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। नवीं और 10वीं मुहर्रम दोनों का रोजा आप रखें। आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा। करबला जंग का नाम नहीं था, करबला कत्लो गारत का नाम नहीं है। अहवाल ये गाजी को सुनाती है सकीना। रब की अता को हुसैन कहते हैं। पहली ही है शिकस्ता दादी की पसलियां। हजरत आदम सही बगैर हवा के नहीं आए। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बच्चे आजकल जो हैं वो क्योंकि मानसून चल रहा है तो गैस्ट्रो का शिकार हो रहे हैं। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो है वो उनको बीमारियां भी अफेक्ट करी हैं। इस हवाले से टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हसन सुलेमान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती वक्त। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आजकल क्योंकि मानसून भी है बच्चों में जो है वो गैस्ट्रो की बहुत सी शिकायत आ रही हैं?
हाँ जी, जो मानसून है या डिफरेंट बीमारियां जो है वो डिफरेंट वेदर के साथ एसोसिएटेड होती हैं। मानसून इज सपोज टू ब्रिंग गैस्ट्रोएंटराइटिस और डायरियल इलनेसेस अलोंग विद इट। वैसे तो मैंने जैसा एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था आपके एक प्रोग्राम में कि ना अब सीज़न रहे नहीं बीमारियों के, हर बीमारी हर सीज़न में अब नज़र आ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन क्लाइमेट चेंज का असर, क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर है। मानसून जो है वो बीमारी इसलिए लेकर आती है कि मानसून है, बारिश है, आपकी सीवरेज उतनी अच्छी नहीं है, पानी खड़ा हो रहा है, गैस्ट्रो का, तो गैस्ट्रो ये जो पानी जहाँ पे भी खड़ा होता है वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। वो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज के नाम हैं, वो विब्रियो कॉलरा का नाम ले लें, कंपाइलोबैक्टर का ले लें, जार्डिया का ले लें, कुछ भी कर लें, तो वो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। और आजकल तो हर घर में बच्चों में देखें तो बीमार बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे क्या बड़े भी, एक बीमार होता है तो फिर वो दूसरों को बीमार कर देता है क्योंकि एक से दूसरे को होती है। ये वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी जो पानी से या फूड से फैलने वाली बीमारियां, वो ऐसे ही बीमारी फैलती है जिसको मुतद्दी बीमारी कहते हैं, एक से दूसरे को, तीसरे से चौथे को, इसलिए हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। बड़ों को भी लग जाती है, बड़ों को भी, बड़े बिल्कुल वेलनरेबल हैं, जिस तरह छोटे वेलनरेबल हैं। स्पेशली अगर हम हाइजीन को फॉलो नहीं करें, बहुत 5 छोटी छोटी सी चीज़ें अगर उनको फॉलो कर लें तो 70% एपिसोड कम से कम। सिंपल फर्स्ट थिंग बच्चों के लिए माँ का दूध। सिर्फ 30% माएँ पाकिस्तान में बच्चों को दूध पिला रही हैं और हमारा कुरान कहता है कि आपको 2 से 2.5 साल तक पिलाना चाहिए। WHO की रिकमेंडेशन थी 6 महीने, अब उन्होंने भी 2 साल कर दी, नहीं पिला रही। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, मतलब अनफॉर्चुनेट है कि नहीं पिला रही। सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग को देने से ही बच्चों में इम्यूनिटी जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो नहीं बार बार शिकार होते हैं बीमारियों का। क्लीन वाटर, सैनिटेशन आपकी अच्छी हो जाए, इम्यूनाइजेशन, मतलब इम्यूनाइजेशन, हम पाकिस्तान जो है दुनिया का तीसरा सबसे कम वैक्सीनेशन वाले बच्चों वाला मुल्क है और इसीलिए तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज और डायरियल इलनेसेस बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और तीसरी चीज़ है कि मैटरनल एजुकेशन, कि भाई थोड़ा सा उसको बता दें कि फूड कैसे प्रिपेयर करना है, पानी कैसे साफ़ करना है, कब बच्चे को साफ़ कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अवेयरनेस वो कैसे, वो आपके जिस तरह आज आपने ये सेगमेंट छोटा इसमें रखा सारा करने के लिए, अगर यहाँ से थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस, छोटे छोटे क्लिप्स हमारे मीडियाज़ के ऊपर, अब सोशल मीडिया की हर तरफ असेस है इन पाकिस्तान, तो अगर कोई छोटे छोटे टिप्स मिलती रहें, सारा कुछ कर लें। हैंड वॉशिंग के बारे में, कितनी देर धोना चाहिए, कितनी दफ़ा धोना चाहिए, किस चीज़ से पहले धोना चाहिए, इम्यूनाइजेशन के बारे में, फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में मिल रही है तो वो जाके लेनी चाहिए। इनको करने से 90% ये मसला हल हो सकता है, इसको कैटर किया जा सकता है, हॉस्पिटल से बर्डन कम हो सकता है। वो कहते हैं अ सेंट ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ बेटर देन अ पाउंड ऑफ ट्रीटमेंट। सो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप बात करें टेटनस का टीका जो है वो, क्योंकि अवेयरनेस के हवाले से अगर बात करें तो क्या लगवाना चाहिए? बिल्कुल टेटनस का टीका लगवाना चाहिए। देखिए बात सुनिए कि किसको लगवाना चाहिए, किसको नहीं लगवाना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस तरह टेटनस के टीके की बात की, अगर एक बच्चा इम्यूनाइज्ड है और उसको DPT की इन्फेक्शन वो लगी हुई है, वैक्सीनेशन लगी हुई है, तो वो अमूमन, मतलब अगर उसको 2, 4, 6 मंथ्स पे लगी हुई है, फिर 18 मंथ्स पे लगी हुई है, फिर 4 ईयर्स पे लगी हुई है, तो अमूमन दे आर इम्यून टू टेटनस। मतलब अगर उनको वुंड सड़क पे गिर गए हैं, कुछ हो गया, तो उनको रिकरेंट इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो इम्यूनाइज नहीं है और वो सड़क पे गिरता है, इट्स अ बैंड वुड, ही शुड गेट टेटनस वैक्सीन। टेटनस इज अ वेरी बैड डिजीज। कोई खास वक्फा भी होना चाहिए या मतलब इसके कितनी एज? इसकी कोई एज लिमिट एज सच नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब से फॉर एग्जांपल आपका लास्ट DPT लगा हुआ था 4 to 6 ईयर्स की एज में, उसके बाद अप टू 4 ईयर्स तक आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशंस कितनी ज़रूरी हैं? वैक्सीनेशंस जिस कहते हैं, मतलब फिलहाल मैं तो अब मतलब लोगों को कन्विंस करने के लिए कहता हूँ कि अपनी ईद के कपड़े बनवाओ या ना बनवाओ, वैक्सीनेशन जरूर कराओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह मैंने कहा ना, प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिस तरह रोटा वायरस की वैक्सीन है, रोटा वायरस की वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में 4000 रुपये की एक वैक्सीन है, गवर्नमेंट उसको मुफ्त में लगा के आपको दे रही है। उसके डिजीज़ बर्डन 40 to 60% कम हो गया जिन लोगों ने लगवानी शुरू की या बच्चों के अंदर किया। रोटा वायरस के केसेस जो हैं वो हॉस्पिटल्स में कम हुए हैं, बाकियों के ज़्यादा हो रहे हैं। सो वैक्सीनेशन इज़ अ लाइफ सेविंग थिंग। इट इज़ अ मस्ट फॉर एवरी किड। इट्स अ राइट ऑफ एवरी किड कि ही शुड गेट अ वैक्सीनेशन। कितनी का तो सवाल ही नहीं है, इट इज़ 100% इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बात कर रहे थे हम कि गैस्ट्रो का शिकार भी हो रहे हैं,
क्या समझते हैं कि हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए मज़ीद, आप क्या बताएं? मज़ीद इसमें यह है कि हमें अपने ना वाटर जो है ना वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए हमारे यहाँ पे, सैनिटेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। वाटर और सीवरेज के पाइप्स ठीक नहीं होने चाहिए, वो एक से दूसरे को कंटेमिनेट कर रहे होते हैं, लीकेज तो होती है, यानी पुराने पाइप्स पड़े हुए हैं, उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। ये तो हो गया ना, घरों में लोग हमने अक्सर देखा कि पानी उबाल के पी रहे होते हैं इस तरह के। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त आम लोग, जो आम शहरी हैं, वो अपने घरों में क्या क्या सेफ्टी में। सबसे इम्पोर्टेंट वाटर को क्लीन होना चाहिए, उसको उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए। हाथ जरूर धोने हैं, वॉशरूम जाने से पहले, वॉशरूम आने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। हाँ, मतलब व्हाई नॉट, क्यों, मतलब हम यहाँ से गए हैं, इस सरफेस पे पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे। इफ आई डोंट वॉश हैंड एंड आई स्टार्ट ईटिंग समथिंग, तो आई कैन, मतलब या क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हमने रेलिंग पे हाथ रखा, 100 तरह का बैक्टीरिया उसके ऊपर, और आपको वो सारा सारा इन्फेक्ट कर सकता है। इसी तरह जो पॉसिबिलिटी इसके पास, वो वैक्सीनेशन लगवा सकता है, वो वैक्सीनेशन लगवाए जाके, और करना चाहिए। फिर एक बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि बाकी बच्चों से परे रखा जाए। उसकी माँ उसकी अगर केयर कर रही है तो बाकी बच्चों के पास जाने से पहले अपने हाथ धोए, या उसके जो डायपर्स हैं या चीज़ें चेंज करनी है उनको बड़ी अच्छी तरह से उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। वो वहीं पे ना पड़े रहें, उसी कमरे में ना पड़े रहें, बाकी बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उस बच्चे को प्यार कर रहे हैं या उसके साथ ज़्यादा इंटरमिंगल करें, तो वी शुड नॉट डू दैट। इस तरह हम इसको वो कर सकते हैं। प्लस फूड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको हेल्दी फूड देना चाहिए। एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ परहेज है ड्यूरिंग द डायरिया, दही केला खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत, डेडली कॉन्सेप्ट है। आप कह रहे हैं कि खिचड़ी का कॉन्सेप्ट, दही केला खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब परहेजी डाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डायरिया में। अगर एक बच्चा नॉर्मल डाइट ले सकता है, जो रोटी चावल वो खा रहा था या दाल खा रहा था या फ्रूट खा रहा था, वो खा सकता है बाद में भी, कि ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। पहले बेचारा बच्चा जो है वो रगड़े में आया हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डायरिया, और फिर आप उसकी कैलोरीज भी डेफिसिट कर देते हो। एक्चुअली कोशिश ये करनी चाहिए कि आप 1-2 एक्स्ट्रा मील दो, ताकि जो उसकी ताकत खत्म हो रही है वो उसको बाहर से मिले। क्या मील दें उसको? जो घर का नॉर्मल साफ सुथरा खाना बना हुआ है वो जो एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको वो नहीं देना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट, सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा है, कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हॉस्पिटल्स में, मतलब घर में, दैट इज ORS। ORS जो उसको निमकोल बोलते हैं, उसने जब से इंट्रोड्यूस हुआ 74 to 80% डेथ्स को कम कर दिया। क्योंकि जो बच्चा, जब वो आप ले रहे हो, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, पानी की कमी है, वो उसको इतना अच्छा कवर कर देता है कि आपको हॉस्पिटल्स जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती। ठीक, इसके बदले में जो माएँ उनको 7 अप में पानी डाल के दे रही हैं, या रूह अफ़ज़ा पिला दिया, या मतलब कोई ऐसे एप्पल जूसेस दे दिए, वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे डायरिया प्रमोट होता है। जो फ्रक्टोज है इन चीज़ों के अंदर, वो डायरिया को प्रमोट करती है। सो ORS को स्टिक करना चाहिए, सही, और वो जरूर देना चाहिए। लोन ORS या जिंक सप्लीमेंटेशन या प्रोबायोटिक्स जो हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल भी ग्लेक्सोज डी वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, वो प्रमोट करेंगे इन्फेक्शन को या डायरिया को, मतलब क्योंकि वो साथ अपने वाटर को खींचते हैं हाथों से, और वो डायरिया को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह एंटीबायोटिक्स को एक, मतलब मल्टीपल पेशेंट्स 3-3, 4-4 महीने के हमने देखे जिनको 3-3 महीने पे 2-2 एंटीबायोटिक्स मिली हैं, जिसको डायरिया हो गया। भाई मोस्ट ऑफ द डायरियाज आर वायरल, और अगर उसको ब्लड नहीं आ रहा या उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ही डज नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक्स। सो ये चीज़ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंजुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक नहीं करना चाहिए। खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हाँ, जिंक दे सकते हैं, प्रोबायोटिक दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं, सफाई का ख्याल रख सकते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबडी कैन डू एट होम। अच्छा, ये सेल्फ मेडिकेशन यानी अपनी मदद से खुद ही जो है वो इलाज करना शुरू, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। क्योंकि हम अपने घरों में, हम जब आम घरों की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर ऐसे होते हैं कि सर दर्द हो रहा है, अगर हम बड़ों की भी बात करें तो 2 पैनाडोल ले लें, या मतलब हम इस तरह करते हैं। बच्चों के हवाले से अगर डॉक्टर से सिर्फ फ़ोन पर मशवरा, क्योंकि सेल्फ, मैं अगर आपको बात करूं तो ये गलत है, ये बिल्कुल बात हमारे माशरे के अंदर मौजूद है कि खुद ही हम दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर से पूछ के दी जा सकती है कि उसकी हालत बता के। देखें, बात ये होती है कि ये जो डॉक्टर के साथ हम टेलीफोन कम्युनिकेशन करते हैं ना, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें उसको सिम्टम बता के डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम दे सकते हैं। बट रिमेंबर, दिस इज़ एक जो फिजिकली देखना, बच्चे को एक्सेस करना, वर्सेस जो माँ ने या बाप ने बताया और उसको डॉक्टर ने परसीव कैसे किया और उसके मुताबिक दवाई दी, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ, आप इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से पूछ लिया, लेकिन इफ़ यू थिंक ही इज़ नॉट गेटिंग बेटर, तो विद इन 24 आवर्स गो टू योर डॉक्टर एंड गेट द कंसल्टेशन, बिकॉज अपेरेंटली यानी कि ये इतना सेफ नहीं है।
समटाइम आपको और बुखार है, आपको लग रहा है गला खराब है और वो वॉमिटिंग कर रहा है, हो सकता है उसको गैस्ट्रो हुआ हो या उसको कोई और प्रॉब्लम हो और गला खराब ना हो, आप गलत दे दो, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। और सेल्फ मेडिकेशन कैसे ठीक हो सकती है कि फार्मेसिस्ट को पाबंद किया जाए कि वो डॉक्टर के नुस्खे के बगैर ओवर द काउंटर मेडिसिन के अलावा बाकी मेडिसिन लें। पैराडोल सेफ, ठीक है, प्रोबायोटिक ले लें, ORS ले लें। जब एन कम्स टू एंटीबायोटिक्स या और मतलब स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं या और इस तरह की चीज़ें, अगर उनको डिस्करेज करना चाहिए कि फार्मेसीज विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दें, जैसे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है। सही, यहाँ पे तो आप चाहे कि जो मर्जी खरीद सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, गला खराब भी बच्चों का बड़ा हो रहा है आजकल, वो भी देख रहे हैं हम, हल्का सा फ्लू हो जाता है उनको, गला खराब भी हो रहा है। इट्स अ वेदर चेंज के साथ, मतलब जब मानसून है, फिर साथ ही स्प्राउटिंग्स हैं, पॉलन्स है, सारा कुछ है। जो बच्चे प्रोन हैं एलर्जीज की तरफ, उनको फ्लू खांसी के अटैक्स हो सकते हैं और वो भी सिंपल रेमेडीज से, नेबुलाइजेशंस के साथ या अच्छी डाइट के साथ इम्प्रूव हो सकते हैं, अनटिल अनलेस कि किसी का गला खराब है, टॉन्सिल्स हैं या मतलब उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर है, निमोनियाज में कन्वर्टेड, देन नेबुलाइज करना चाहिए बच्चों को। जो बच्चे चेस्ट के प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करते हैं, नेबुलाइजेशन इज द की फॉर देम। जो हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज के बच्चे हैं, कफ सिरप्स शुड बी डिस्करेज्ड। अगर बच्चे को खांसी है जो प्रोडक्टिव कफ है और आप सोचते हो वो हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज है या अस्थमा है, दे शुड बी नेबुलाइज्ड। कफ सिरप्स जो कफ सुप्रेसेंट्स हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सिरप से ज्यादा अगर उसको अवॉइड करके नेबुलाइज कर लेना। मतलब अगर आप बात करें कि हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज की या ब्रोंकियोलाइटिस है या एस्थमा है, तो उनमें नेबुलाइजेशन इज द वे ऑफ ट्रीटिंग दैट। ब्रोंकोडायलेशन करना है, उसको स्पैज़म हुआ हुआ है, उसको खोलने का तरीका स्टीम तो ले सकते हैं ना डॉक्टर? स्टीम ले सकते हैं, स्टीम इज गुड। वो आपकी नाक के सिक्रीशंस और उनको थिन आउट कर सकती है, आपको बाहर निकालने में फायदेमंद दे सकती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन के एवरीथिंग इज डिफरेंट। बलगम जो होती है वो अमूमन थिन आउट तो हो सकती है स्टीम से, लेकिन अगर उसको निकालना है और वो आपको बॉदरसम है और प्रोलॉन्ग खांसी हो रही है और वो हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज है, तो नेबुलाइजेशन इज द की। यानी स्टीम से भी नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, स्टीम से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये कि मतलब असल चीज अगर इस तरह की कॉफ्स हैं तो नेबुलाइजेशन इज द नेबुलाइजेशन इज बेटर। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने टॉन्सिल्स की भी बात की, अक्सर बच्चों के इस तरह भी होता है कि गले मुसलसल खराब रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? लाइक एक अभी सपोज जुलाई है, 3 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद पता चलता है, फिर वो डॉक्टर के, यानी साल में वो 4 या 5 चक्कर जो है वो मुसलसल, क्योंकि घरों में बच्चे मौजूद हैं, बीमार भी होते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस जो बच्चे बीमार हो रहे हैं। देखें, टॉन्सिल्स 2 तरह के होते हैं, एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है। उर्दू में एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस मतलब यानी कि बस हुआ और उसके अंदर ये कि एक आधी दफ़ा हुआ और आपने उसको ट्रीट कर लिया, 10 दिन के एंटीबायोटिक्स, एमॉक्सिल, पेनिसिलिन वगैरह दी, ठीक हो गया। एक बच्चा है जिसको हर दूसरे महीने यानी साल में 7-8 एपिसोड हो रही हैं और उसको 7 to 10 डेज ऑफ एंटीबायोटिक कोर्स करने पड़ रहे हैं, उसकी स्कूल की अटेंडेंस अफेक्ट हो रही है, उसकी पढ़ाई मुतासिर हो रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये वो कैंडिडेट हैं या ये वो बच्चे हैं जिनको ENT डॉक्टर से कंसल्ट करके लेबल करना चाहिए कि ये क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट है। देन ये वो बच्चे हैं जिनको टॉन्सिलेक्टमी यानी टॉन्सिल्स को निकलवा देना या एडेनॉइड्स को रिमूवल की ज़रूरत होती है, उसके लिए वो एक्सरे PNS सॉफ्ट टिश्यू नेक का करके ऑब्स्ट्रक्शन देख लेते हैं और वो बेहतर गाइड कर सकते हैं, या उनका चाइल्ड स्पेशलिस्ट या ENT स्पेशलिस्ट के ये ऑपरेटेबल है या इसको दवाइयों सही करना है। लेकिन यूजुअली द क्राइटेरिया इसके 7 to 8 एपिसोड्स अगर होती हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, रिकरेंट उसको ज़रूरत पड़ी एंटीबायोटिक्स की, तो ही शुड गो फॉर दी ऑपरेशन। डॉक्टर, विटामिन डी कितनी जरूरी है बच्चों के लिए? विटामिन डी बॉडी में 200 जगह पे काम करती है। सो विटामिन डी वी एज अ कॉम, हम हैं इंडियंस है, बांग्लादेशी हैं, वी एज अ कॉम आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। सो हमें मतलब उसकी ऑप्टिमल अमाउंट लेनी चाहिए, आइदर इंजेक्शंस की फॉर्म में या कैप्सूल्स की फॉर्म में या ड्रॉप्स की फॉर्म में वो लेनी चाहिए। आप फ्रूट्स की बात कर रहे हैं या मतलब मछली की, हम इतनी मछली खाते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग गर्मी में तो खाई हाँ, मतलब गर्मी का मछली से कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि गर्म ठंडा जो खाना है ना, वो ना अंडा गर्म है ना दही ठंडी है, ना केले से रेशा होता है ना मच्छी दूध पीने से फुलबेरी होती है। सो ये गलत कॉन्सेप्ट है। मसला ये नहीं है, मसला ये कि हम मछली कैसे बनाते हैं, हम कितनी रॉ मछली खाते हैं, हम नहीं खा सकते, हमारी आदत नहीं, हम भून भून के खाते हैं, तो हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जाया कर देते हैं। प्लस हम लोग जरा डार्क स्किन हो गए, तो उसका कोई तरीका होता है। हाँ, मतलब वो कि जिस तरह अगर आप जिस मछली की बात करेंगे जिससे विटामिन डी मिलता है, वो या स्मोक्ड होती है या बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड नहीं है। अब है तो सारी मछलियों के अंदर विटामिन डी अवेलेबल, लेकिन हमारा कंजम्पशन उतना नहीं है। दूसरा बात है कि हम डार्क स्किन इंडिविजुअल है, हमारे ऊपर से जो रेज हैं जो विटामिन डी बनाती हैं वो हमारे पे उतना अच्छा असर नहीं करती हैं। तीसरी बात यह है कि हम जो
सन का एक्सपोजर भी हमारा उतना ज़्यादा नहीं है, सो विटामिन डी का इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है। और विटामिन डी आपको एलर्जीज़ के अंदर, आपकी स्किन केयर के अंदर, आपकी गट की इम्यूनिटी के अंदर हर जगह पे काम करती है। आपके निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस की एपिसोड, आपकी अस्थमा की एपिसोड कम होती हैं अगर आपका लेवल ऑफ विटामिन डी गुड है। इवन कैंसर को भी प्रिवेंट करता है अगर विटामिन डी लेवल आपका गुड है तो। इट्स सो इम्पोर्टेंट। और विटामिन डी जो है वो जो इंजेक्शंस लगते हैं वो बड़ों को भी लगवाने चाहिए। Why not? मतलब बड़ों आप कोई भी एक बंदा पकड़ के आप उसका लेवल करा के देखें, देयर आर सो मेनी स्टडीज के ऑलमोस्ट एवरीबडी इज डेफिशिएंट इन पाकिस्तान। मतलब तो फिर इसलिए इसका मतलब है कि इंजेक्शन लगवाने या मुंह से लेने, मतलब इट्स द सेम थिंग ही, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हमें लेना चाहिए सप्लीमेंट, हमें आउटसाइड सोर्स से चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चों को बीमारियों से बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन किस तरीके से बचाया जा सकता है? कोई देखिए, बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर जैसा मैंने पहले कहा था, प्रिवेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर की इन्वायरमेंट, घर को साफ रखें, घर की इन्वायरमेंट अच्छी हो, पीने वाला जो पानी है वो साफ सुथरा होना चाहिए। जो इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है मार्केट में वो तो लगवानी चाहिए। और इसी तरह एक बंदा बीमार है उससे बाकियों को परे रखने की कोशिश करनी चाहिए और अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको मेडिकेशन देनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रिवेंट करने के लिए फिर मीडिया अवेयरनेस है, आजकल डायरिया है, मॉनसून है, उसके डायरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मीजल्स आ जाता है, उससे क्या करना चाहिए। फिर हुकूमत कैंपेन चलाती है, डिपार्टमेंट चलाती है जिसमें मीजल्स के कई दफ़ा एमआर के इंजेक्शंस लगे, टाइफाइड की कैंपेन्स चली, तो उसको अवेल करना चाहिए, जाना चाहिए कैंप्स पे, वो वैक्सीनेशंस करनी चाहिए। और बहुत मोटी सी मतलब टाइफाइड इटसेल्फ सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है सिर्फ सिंपल हैंड वॉशिंग से। आप ठेलों से ना चीज़ें खाएं, आप सड़क किनारे खड़े उन चीज़ों से शरबत ना पिएं ठंडे होने के लिए, आप बेहतर खुराक इस्तेमाल करें, कोशिश करेंगे घर का बना खाना इज अ बेटर खाना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं फिर विटामिन डी की बात करूंगा क्योंकि वो आप कह रहे हैं हर एक में कमी होती है, निशानियां क्या है उसकी? विटामिन डी की ना डिफरेंट निशानियां होती हैं बच्चों के अंदर। तो इनकी जिस तरह रिस्ट है, बोन बढ़ सकती है, फ्रंटल बॉसिंग हो सकती है, चेस्ट जो है वो बाहर आ सकती है, बंदा थका थका फील कर सकता है और आपको कंसंट्रेशन स्पैन आपका कम हो सकता है, या मतलब इस तरह की अगर आप थकावट फील कर रहे हैं तो फिर आप आयरन और विटामिन डी लेवल इस तरह से हो सकता है। मतलब एक जनरलाइज अगर मैं बात करूं तो इस तरह की कमी बच्चों के अंदर अगर बात करें तो वो हर लेवल के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। फ्रंटल बॉसिंग है, चेस्ट का प्रॉब्लम है, बोन्स का प्रॉब्लम है, ऑल हड्डियों में हर वक्त दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, इस तरह की सूरत हाल है। और बड़ों के अंदर भी ऐसा है कि अगर आपको हर वक्त एक 40 साल का बंदा आता है और कहता है जी मेरी कमर में दर्द रहती है, मैं या मतलब मुझे बोन पेन्स रहती हैं, मैं थका हुआ रहता हूँ, तो वी मस्ट मतलब जहाँ अदर चीज़ें देखनी है वहाँ पे विटामिन डी लेवल भी करा लेने में और देखने में कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। उससे ये बेहतर है आप समझते हैं। और हमें सिरप की फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल हैं, कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर जिस तरह से प्रेस्क्राइब करे वो देना चाहिए और ज़रूर लेना चाहिए। यूजुअल डोज तकरीबन 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन सुलेमान मलिक साहब, बहुत ही अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि बच्चों के हवाले से आजकल गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ अमराज का वो शिकार भी हो रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने जो बात की वो बड़ी वाज़ेह है कि घरों में जो है वो हमें सफाई का खसूसन जो है वो ख्याल रखना चाहिए, एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, पानी जो है वो साफ़ इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ हाथ धोना जो है वो मुसलसल एक प्रोसेस में रखना चाहिए, ताकि खुद भी सफाई को अगर हम अपना लेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।